बेबस बाप ने इन दोनों चीजों को उठाया। कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी, पुलिस पहुंच गई। उसके बाद बाप पुलिस स्टेशन पहुंचा, बेटे की मौत हो गई थी, थोड़ा संभला। फिर पुलिस के पास जाकर उसने ये दोनों चीजें दी और कहा कि कार वालों का कुछ पता चला। पुलिस ने कहा नहीं, इत्तेफाक से वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बाप ने कहा ये दो सुराग हैं, शायद इस सुराग के जरिए आप उस कार तक पहुंच सकते हैं। पुलिस वालों ने पहले ही कह दिया बेमन से कि आधे अधूरे नंबर 2690 हजारों इस नंबर की गाड़ियां होंगी, कैसे पकड़ूं? आप जो इस टूटे हुए मिरर जो है जो लेकर आए हैं, इसके जरिए कहां किसी कार वाले का पता चल सकता है? बाप कह रहा है कि आप कोशिश तो कीजिए। पुलिस कह रही है नहीं, कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम कोशिश करते हैं। वो झूठी दिलासा देते रहे। महीना बीतता गया। एक रोज अचानक बाप को पता चला कि पुलिस ने बिना उन्हें बताए हुए इस केस को क्लोज कर दिया और कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट डाल दी। जब ये जितेंद्र चौबे को पता चला, उन्हें बड़ा धक्का लगा कि एक तो पुलिस ने जांच नहीं की, ऊपर से उनको अंधेरे में रखा और जाकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। वो पुलिस स्टेशन गए। काफी उन्होंने पुलिस वालों से एक तरह से बहस की। पुलिस वालों ने कहा कि देखिए इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। और उन्होंने वो जो दोनों सामान थे वो भी बोला कि देखिए इससे कुछ नहीं है। 26 नंबर जो था 2690 और एक जो इनका टूटा हुआ रेयर व्यू मिरर था, कायदे से केस प्रॉपर्टी है, ये दोनों बाप को ही दे दिया। कहा हमसे तो नहीं हुआ, आप ढूंढ लीजिए। बड़ा अफसोस हुआ पुलिस के इस रवैये पर, लेकिन जितेंद्र चौबे ने कहा कि चलो मैं कोशिश करूंगा। अब एक कार ने उनके बेटे को मारा। कार का नंबर पता नहीं, आधा नंबर उनके पास है, एक टूटा हुआ रेयर व्यू मिरर है, उस मिरर पर कुछ नंबर लिखे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं कोशिश करूंगा। अब यहां से उस बाप की इस लड़ाई की कहानी शुरू होती है और इस कहानी में एक सबक है कि जो इस बाप ने किया, अगर उन पुलिस वालों ने किया होता तो वो कार वाला कार के मालिक के साथ उसी वक्त पकड़ा जाता। लेकिन वही है कि इस केस की बात होती है। बाप के पास सबूत के नाम पर दो चीज थे। अब उन दो चीजों के जरिए उन्हें लाखों गाड़ियों में से एक कार को ढूंढना था जिसने उसके बेटे को मारा था। साइड मिरर जो टूटा हुआ मिला था सड़क पर, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। आप देखेंगे हर मिरर पर एक नंबर लिखा होता है। अब जो गाड़ी का नंबर प्लेट था 2690, उससे अभी कुछ फायदा होना नहीं था। फादर ने कहा कि सारा फोकस इस साइड मिरर व्यू के इस नंबर पर करते हैं और इसके जरिए कोशिश करते हैं उस कार तक पहुंचने की। तो जो नंबर मिला वो एक गुरुग्राम में ही बिनौला एक एरिया है। किसी ने बताया, वो हर तरफ से पूछते रहे कि ये कार कहाँ बनती है, कार के मिरर कहाँ बनते हैं, फिर असेंबल कहाँ होता है। तो एक कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का नाम आया कि आप वहां जाओ, वो बताएंगे। गुरुग्राम में उस कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, क्योंकि कार के पार्ट्स अलग अलग लोगों को ठेका दिया जाता है, वो वहां पहुंचे। पता चला कि उस पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के यहां ही ये मिरर बना था। उन्होंने देखते ही कहा कि हाँ ये हमारे यहाँ बना था। और उन्होंने कहा कि इस नंबर के जो मिरर थे वो 31 जुलाई 2014 को बने थे और 6 अगस्त 2014 को इसे मानेसर के मारुति प्लांट को भेज दिया गया था। अब मानेसर में एक बहुत बड़ा मारुति प्लांट है जहां मारुति गाड़ियां बनती है। ये जो नंबर था ये मारुति की गाड़ियों का नंबर था। जो मिरर व्यू पे पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मारुति के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो मिरर सप्लाई किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने बनाया था 31 जुलाई को, उसके बाद हमने 6 अगस्त को ऐसे सैकड़ों मिरर के साथ ये मिरर भी इस नंबर के जो मानेसर मारुति प्लांट है वहां भेज दिया। अब पहली कामयाबी मिली, बाप को उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। अब वो मानेसर प्लांट पहुंच गए। जब मानेसर प्लांट पहुंच गए तो वहां जाने के बाद अब पूछा तो वो पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए इस नंबर के जरिए हम आपको कार का नंबर तो बता ही नहीं सकते क्योंकि वो आरटीओ देता है। दूसरा जो चेसिस नंबर होता है कार का, चेसिस नंबर के ही थ्रू बाकी सारी चीजें पता चलती हैं। तो चेसिस नंबर पता चल सकता है इस मिरर के नंबर के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस नंबर के थ्रू चेसिस नंबर कार का पता करते हैं कि किस चेसिस नंबर पर ये कार मिला था, क्योंकि वो उनकी पूरी लिस्ट बनती है जब एक नई कार तैयार होती है। तो मिरर व्यू जिस कार में लगा उस कार का चेसिस नंबर भी उस फाइल पे लिखा था। बाप ने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। कार कंपनी ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, अच्छे लोग थे। उन्होंने अब उस लॉट को निकालना शुरू किया जिसमें ये मिरर लगा था। अब ऐसे न मालूम कितने चेसिस नंबर थे, हजारों लाखों। उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया। अब जब ढूंढना शुरू किया तो पूरी एक कितना ढूंढे, उन्होंने कार की लिस्ट ही निकाल कर दे दी फोटोकॉपी कि ये लिस्ट चेसिस नंबर
और इन्हीं में से किसी एक में वो लगी हुई है, आप इसको ढूंढ लीजिए। अब जिसमें एक कार का मिरर लगा हुआ था, तो अब लिस्ट लेकर वो आ गए। जब लिस्ट लेकर आए तो अब उन्हें लगा कि चलो इसमें कार के चेसिस नंबर तो है इस नंबर के थ्रू, लेकिन आगे का मसला कैसे हल होगा। तो फिर उन्हें याद आया कि आधा अधूरा नंबर प्लेट उनके पास है, 2690, पहले का नंबर है नहीं। अब उन्होंने जो मारुति कार से कंपनी से लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट में उस नंबर को ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कौन सी कार है जिसमें, या कितनी कार है जिसमें 2690 लास्ट में है। बहुत सारे ऐसे कार के नंबर मिल गए 2690। तो उनमें से अब उन्होंने कहा कि हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो कुछ नंबर को शॉर्टलिस्ट किया, तो उसमें से एक चेसिस नंबर मिल गया जो उस 2690 को अलॉट हुआ था। अब जब वो चेसिस नंबर मिला तो फिर ये पता चल गया कि 2690 के पहले का नंबर क्या था। वो HR करके उस चेसिस नंबर के थ्रू उस कार का पूरा नंबर मिल गया इनको। अब जब नंबर मिला तो भी ये कि अब कार किसको गई, किसने खरीदी, ये नंबर किसको अलॉट हुआ, RTO से। अब RTO दफ्तर जाना जरूरी था। अब बाप RTO दफ्तर पहुंचता है। देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। अब वो RTO दफ्तर पहुंचा, तो वहां जाने के बाद उसने ये चेसिस नंबर और सारी चीजें दी। जब RTO में आपका गाड़ी रजिस्टर्ड होता है तो वहां जो भी नंबर आपको अलॉट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा, हर गाड़ी का एक चेसिस नंबर जरूर दर्ज होता है। बाप ने वो चेसिस नंबर RTO को दिया, RTO ने चेसिस नंबर देखा, और इसके बाद उसने आखिरी के 2690 नंबर देखे, और फिर उस नंबर को देखकर उसने एक पता निकाला, एक नाम निकाला। पता चला कि ये कार गुरुग्राम के ही रहने वाले एक मिस्टर ज्ञानचंद को अलॉट किया गया था। उन्होंने ये कार खरीदी थी और ये नंबर उनको जारी किया गया था। कार का मॉडल था स्विफ्ट DVI। अब उन्होंने मारुति सुजुकी के जो मैनेजर थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये कार ज्ञानचंद तो है दी, बट वो जो एड्रेस था वो एड्रेस पे कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा भी होता है कि एड्रेस बदलते हैं या बाद में बताया जाता है। तब उन्होंने उस काम को और हल्का किया। उन्होंने कहा गुरुग्राम में सेक्टर 34 में के शोरूम से ये कार बेची गई। तो कहां पहले मिरर, फिर चेसिस नंबर, फिर RTO, फिर वो डीलर, और उस डीलर के जाने के बाद अब उन्हें पता चला कि सेक्टर 34 में एक सर्विस सेंटर है मारुति का, वहां पे इस कार की पूरी डिटेल मिली। उसमें नंबर, बाकी सारी चीजें, आधार कार्ड, आजकल तो गाड़ी खरीदते हैं तो आप ये होता ही है। तब ये सारी चीजें आ गई। सारी चीजें लेने के बाद कार का पता चल चुका, जिसने 2015 में जितेंद्र चौबे के बेटे को कुचला था। लेकिन यहां तक उन्होंने अपनी 8 साल, इस सारी चीजों में 8 साल लगे। 8 साल के बाद कार का नंबर और कार का मालिक का नाम और उसका पता अब जितेंद्र चौबे के पास था। लेकिन एक चीज उनके पास नहीं थी, और वो थी अथॉरिटी। एक पुलिस के पास जो राइट होता है पकड़ने का, सम्मन भेजने का, और वो शख्स से उनका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था कि बातचीत हो। फिर वो पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा देखिए, मैं इस टूटे हुए शीशे और आधे अधूरे नंबर के साथ इस कार के असली ओनर, कार का पूरा नंबर, उसका पता, ये सब ले आया हूं। अब आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस ने देखा और उसने कहा कि अब पुराना केस हो गया, कहां 8 साल आप पीछे पड़े हुए हैं, इसमें वैसे भी क्या सजा होनी थी, आप सुकून से घर पे रहिए। और इधर घर का आलम यह है कि 15 साल के एक बेटे को खोकर मां बीमार पड़ चुकी है। लाडला था मां का, दिन रात घर का वही माहौल। बाप अपने बेटे की जुदाई के बाद अपनी बीवी की हालत देखकर और परेशान होता। उसे लगता कि कम से कम एक बार उस शख्स से तो मिल लूं जिसने मेरे बेटे को कुचला। मां की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि एक बार वो शख्स मिले और उससे पूछूं कि तुमने अगर टक्कर मारी भी, अनजाने में मारी, तुम रुक तो सकते थे, तुम उसे अस्पताल तो पहुंचा सकते थे, तुम बाद में सॉरी तो बोल सकते थे, तुम्हारा भी परिवार होगा, बच्चे होंगे। मां की सिर्फ इतनी आरजू थी। बीवी की इस आरजू और बाप की इस कोशिश सारी चीजें ले आए। लेकिन अब पुलिस उन सबूतों के आधार पर केस को रीओपन करने को तैयार नहीं। अब बाप के पास सिर्फ एक रास्ता बचा, कोर्ट का। अब बाप अदालत पहुंचता है और अदालत पहुंचने के बाद कहता है कि ये केस है, ये सारी चीजें हैं। कोर्ट कहती है कि नहीं, इसमें इतना आपने किया है, इसका ऑथेंटिकेशन क्या है, ये जरूरी है कि वो है पुलिस जांच करे, पुलिस रिपोर्ट दे तो हम माने, लेकिन हम आपकी बात पे कैसे भरोसा करें। 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल वो कोर्ट गए।
5 उनकी पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया, हार नहीं माने, हर बार नई पिटीशन लेके पहुंच जाते। आखिरकार 2023 आ गया जो अभी चल रहा है। 2023 में गए, फिर उन्होंने सबूत दिया, वकील ने ढंग से रखा केस को, तब कोर्ट को समझ में आया कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन कैसे अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ा है, कहां कहां उसने ठोकरें खाई, कैसे कैसे उसने सबूत इकट्ठा किया और सबूतों की पुलिस ने अनदेखी की, दोबारा रीओपन केस को नहीं किया। अदालत ने भी अपने लेवल पे गलती की, पुलिस को आदेश नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया। तब 5वीं बार जाकर अदालत की आंखें खुली। 2023 में कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस को ऑर्डर दिया कि इस केस को रीओपन करो, उस शख्स को पकड़ो और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो करो। इसी के बाद सेक्टर 56 थाने में गुरुग्राम के 2023 में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की, चार्जशीट तैयार हुई और अदालत के कहने पे ये कि आप इस केस को मतलब आगे बढ़ाइए। केस दर्ज हो गया, चार्जशीट तैयार हुई, लेकिन बाप का कहना यह है कि अभी भी वो जो शख्स है जो उनके बेटे का कातिल है एक तरह से, चाहे जाने में अनजाने में, ज्ञानचंद, उससे मुलाकात नहीं हुई। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इसको करने के बाद पूरा हर्जाना दिया जाए जो भी कानून के तहत आता है। तो पता चला कि वो जो शख्स था ज्ञानचंद उसगर हरियाणा के बादशाहपुर में, इन्होंने उनसे बात करने की भी कई बार कोशिश की कि सिर्फ एक बार बात कर लें, एक बार बीवी के सामने उसको लाकर खड़ा कर दें, वो माफी मांग ले, लेकिन वो हुआ नहीं। अब फिलहाल इस केस में यह है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, गिरफ्तारी अब भी नहीं हुई है। लेकिन बाप का कहना है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाने से पहले वो हारेंगे नहीं। यहां तक ले आए तो उम्मीद है कि इस केस को इसका मकाम जरूर मिलेगा। लेकिन इस कहानी से एक सबक मिलती है कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन अगर किसी चीज को ठान कर अगर इतनी तफ्तीश कर सकता है, तो जिसके पास इतने सारे अधिकार हैं, जिसके पास जो जनता की मतलब सेवक है, जनता के टैक्स से जिनकी सैलरी जाती है पुलिस को, वो अगर इस तरीके से काम करते तो क्या मुश्किल था इस केस को सुलझाने में। 2-3 दिन का काम था। इसी टूटे हुए मिरर और आधे अधूरे नंबर के साथ अगर वो चेसिस नंबर ढूंढ लेती, उस कंपनी तक जाती, मारुति के कारखाने तक जाती, आरटीओ तक जाती, सारी चीजें निकल आती। लेकिन पुलिस को आईना दिखाया एक आम आदमी ने, एक मजबूर बेबस बाप ने, जिसने अपना एक जवान बेटा खोया था। तो उम्मीद यही है कि 8 साल की मेहनत बर्बाद ना हो और पूरा इंसाफ मिले। और इंसाफ भी क्या, जिसने अपना बेटा खोया उसकी माँ की यही आरज़ू है बस कि एक बार वो आए और बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों भागा, क्यों उसके तड़पते हुए बेटे को वो अस्पताल नहीं ले गया, क्योंकि तब तक वो जिंदा था। और उन माँ की एक अपील ये भी है कि जो रोड हादसे इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं उसमें कई बार लोग ड्राइवर को बुरी तरह मारने पीटने दौड़ने लगते हैं और उस डर से भी ड्राइवर भाग जाता है। तो उनकी गुजारिश यही है कि कभी भी सड़क हादसा हो तो ड्राइवर को ना मारें, कोशिश करें कि सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि ड्राइवर के दिल में जब तक ये खौफ रहेगा वो मौके से भागेगा, और वो भागेगा और वो वक्त बड़ा कीमती और नाजुक होता है, उतनी देर में जान जा सकती है। लेकिन हाँ, वो एक बार उससे पूछना चाहती है कि वो कभी पलटकर सामने क्यों नहीं आया, कभी माफी क्यों नहीं मांगी। तो ये थी एक बेबस बाप की 8 साल की लड़ाई की कहानी।